हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि थोड़ा हम इस पे देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अगर सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, फिर इनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिली तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कुछ यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कुछ यहाँ पे आ जाए, कुछ यहाँ पे आ जाए, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे एंड सो ऑन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे ही एनर्जी इनको यहाँ से मिली, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो एन बराबर इनफाइनाइट में चले जाएंगे। ठीक है, एन बराबर इनफाइनाइट बेसिकली क्या है कि बहुत दूर, न्यूक्लियस से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर ऑर्बिट में। उस केस में क्या होगा कि अगर एक्साइटेड स्टेट से सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट एन बराबर 1 में, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर एक्साइटेड स्टेट से सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एन बराबर 2 में, तो हम उसको बोलते हैं बामर सीरीज। एक्साइटेड स्टेट से सारे इलेक्ट्रॉन एन बराबर 3 में, पास्चल सीरीज। एक्साइटेड अगर आ रहे हैं एन बराबर 4 में, तो उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। अगर सारे एन बराबर 5 में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फुंड सीरीज। तो ये डायरेक्ट, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड से यहाँ पे आया तो जो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी वो इसको क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकालेगा, यानी एक फोटोन निकालेगा। तो ये जो फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा वो हमें स्पेक्ट्रोमीटर में, क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे इसे, स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे, तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमें एक ब्राइट लाइन दिखेगी। फिर इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक ब्राइट लाइन, फिर इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब सभी के करस्पॉन्डिंग एक ब्राइट लाइन दिखेगी। और ये सेपरेशन धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आओगे आप, आपको ये एकदम पूरा कंटिन्यूअस दिखने लगेगा, मतलब सेपरेशन ही नहीं दिखेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, एन बराबर इनफाइनाइट से जो आ रहा है आपका इस एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में। और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका इसमें भी दिखेगा यहाँ पे, है ना, जो कि एन बराबर इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटोन एमिट करेगा तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम दिखेगा आपको। फिर इस केस में भी एन बराबर इनफाइनाइट से 3, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस। फिर इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज में, फिर इस तरीके से फुंड सीरीज में। तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिख रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम का, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो फोटोन को एमिट कर रहा है, तो फोटोन को जब एमिट करेगा तो एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है यहाँ पे, ये तो हमने दूर दूर दिखाया हुआ है बट एक्चुअल में बहुत पास है, बहुत पास है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले जितने भी ट्रांजिशन एन बराबर इनफाइनाइट से लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब कोई भी क्वांटाइज्ड स्टेट में हो रहा है, उन सभी के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ना, एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कौन सा होगा, एन बराबर इनफाइनाइट से एनी क्वांटाइज्ड लेवल, चाहे तो एन बराबर 1 में लाइमन में हो, चाहे तो एन बराबर 2 में आपके पास बामर में हो, चाहे तो एन बराबर इनफाइनाइट से एन बराबर 3 में पास्चन, इसी तरीके से 4 में ब्रैकेट, इसी तरीके से एन बराबर 5 में फुंड सीरीज का। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है, सो दिस कंटिन्यूम इज एक्सप्लेन्ड as due to unquantized hyperbolic orbits on which electron move। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। तो मान लो इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 में है इनिशियली, तो जैसे ही इसको एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी आपने यहाँ कहीं से प्रोवाइड करा दी इसको, ठीक है। तो जैसे ही प्रोवाइड कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर सकता है, इसमें जंप कर सकता है, इसमें जंप कर जाएगा, इसमें जंप कर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सब एनर्जी लेवल बहुत छोटे हैं और हमने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो ये एनर्जी लेवल जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, बहुत दूर। यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन फिर सर्कुलर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करने लगेगा, हाइपरबोलिक मोशन करेगा। हाइपरबोलिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा ड्यू टू जो आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की है। तो इलेक्ट्रॉन हाइपरबोलिक ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे तो ये रह नहीं पाएगा बहुत देर तक, है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल ऑर्बिट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी एक एनर्जी लेवल में जो कि क्वांटाइज्ड है, मतलब एन बराबर 4, 5, 6, 10, 11, किसी एक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा। तो ये जब ट्रांजिशन करता है हाइपरबोलिक ऑर्बिट, जो कि कौन सी है, एन बराबर इनफाइनाइट,
तो हाइपरबोलिक ऑर्बिट से किसी एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन करेगा तो ये क्या करेगा, फोटॉन्स को एमिट करेगा। तो ये जो फोटॉन्स एमिट होंगे इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन हाइपरबोलिक ऑर्बिट में कैसे पहुंचा है। और फिर हाइपरबोलिक ऑर्बिट से किसी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में जब आएगा तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा तो ये फोटोन को एमिट करेगा। तो ये जो फोटोन एमिट होंगे यही आपके बनाएंगे कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इनिशियली मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन हाइपरबोलिक अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट, एन बराबर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड किए, पहले ग्राउंड में था फिर बाहर से प्रोवाइड किए तो एन बराबर इनफाइनाइट में पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद कहानी शुरू होती है। तो यहाँ से जब नीचे आएगा तो फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इनिशियल स्टेट ई आई। तो ये हो गया, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो न्यूक्लियस से अगर आर है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि होगी हाफ एम बी स्क्वायर, और एक कूलाम्बिक पोटेंशियल एनर्जी। कूलाम्बिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है आपके पास अगर दो चार्ज है, मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। आर क्या है, यह चार्ज की डिस्टेंस है ना। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। Q1 कितना होगा, ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e। ये हो जाएगा -Zd² अपान 4πε0 इंटू आर। ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जब है हाइपरबोलिक ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा किसी ऑर्बिट में, इसमें इसमें या किसी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है वो हमें पता है, -13.6। ये बेसिकली 13.6 है, Z²/n²। तो क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, Z बराबर 1 हो गया। और ये आ गया आपके पास किसी क्वांटाइज्ड, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो होती है, या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो ये होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं तो Z बराबर हो जाएगा 1, हो जाएगा -13.6/n²। तो ये 13.6 क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो एनर्जी की होती है nth ऑर्बिट में वो इतनी होती है ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट का मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी इतनी। ठीक है, ओके, सो हमारे पास ये NF हो गया और यहाँ भी NF ही ले लेते हैं। तो किसी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में आया जिसमें हमने मान लिया कि ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कौन सा है, NF है। तो इस NF ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, मान लो ये NF ऑर्बिट है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी होती है इतना, या -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर जो यहाँ से आपका फोटोन निकलेगा तो ये इनिशियल हो गया एनर्जी, ये फाइनल हो गया। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक फोटोन मिलेगा, मतलब यहाँ जब ये आएगा तो जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी EI माइनस EF के बराबर। ये हमें किसने बताया, बोर ने बताया, बोर का पास्टुलेट है। एच न्यू यानी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी EI माइनस EF के बराबर। तो EI हमने निकाल रखा है, यहाँ पे रख देंगे, और EF हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो ये होगा प्लस नॉट माइनस, सो दिस इज प्लस। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा। दिस फ्रीक्वेंसी, ये जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एच न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज्ड लेवल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू आ रही है, क्योंकि न्यू जो फ्रीक्वेंसी आती है सिंपल, वो क्या होती थी पहले, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है जो सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ऑर्बिट और हो सकता है, और हो सकता है, और हो सकता है। और ये एन बराबर इनफाइनाइट ऑर्बिट है जो कि कैसा है, हाइपरबोलिक है, सॉरी,
तो जो ये एनर्जी आया आपके पास, फोटोन एमिट हो रहा है जब यहाँ से यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटोन एमिट होगा इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस ट्रांजिशन, है ना, जो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो वही चीज़ है, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जब इलेक्ट्रॉन हाइपरबोलिक ऑर्बिट से सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। Hence the spectrum will lie beyond the series limit. Since V and R can take any continuous value, spectrum is continuous. क्योंकि इसमें दो चीज़ें देखो, एक तो है n, तो एनर्जी इसमें अगर हम सिंपल बात करें nf या इस टर्म में बात करें ef की बात करें तो ef में क्या है, nf है, n क्या है, क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा, n इंटीजर है तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ei में, यहाँ पे तो एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं, क्यों, क्योंकि v आपका क्लासिकल है, जीरो से लेकर के इन्फाइनाइट कोई भी वेलोसिटी हो सकती है इस पॉइंट पे, r आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है जीरो से लेकर के इन्फाइनाइट तक, है ना। तो इसका मतलब ये एनर्जी कंटिन्यूस है और ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसमें हम लेट से 1 प्लस 0.1 ऐड कर दें, मान लो ये कंटिन्यूस एनर्जी है, 0.1 हो सकता है, 0.125 0.1, तो क्या ये एक इंटीजर मिलेगा, आंसर है नहीं मिलेगा, है ना। तो यही रीज़न की वजह से जो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हाइपरबोलिक ऑर्बिट से किसी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में, तो ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट n बराबर इनफाइनाइट से किसी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, क्वांटाइज्ड नहीं होगी, जैसे ये n है ना, क्योंकि v और r की वैल्यू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, जीरो तो फिलहाल नहीं होगी, तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि ये क्लासिकल वैल्यू ऑफ आर एंड वी है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम।